तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे, सकुशल होंगे और आप लोगों ने जो लक्ष्य ठाना है उस लक्ष्य को प्राप्त करने में आप अपना समय व्यतीत कर रहे होंगे। तो चलिए, हम जैसे कि एनसीईआरटी को लेके चल रहे थे, कक्षा 8 का ये भूगोल विषय का हमने एक एक करके चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अब तक 3 वीडियो अपलोड हो चुकी है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाके प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा, वहाँ से आप उसको देख लीजिए। ये वीडियो उन सब के लिए है जो जेटेट या सीटेट या अन्य प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उनको चाहते हैं कि मुझे एनसीईआरटी पढ़नी है या फिर एनसीईआरटी का शॉर्ट नोट्स चाहिए। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाला है, क्योंकि इस शॉर्ट नोट्स को अगर आप पढ़ लेंगे, एक बार रीडिंग कर लेंगे, तो आपको बहुत सारा जो एनसीईआरटी का चीज़ है ना, वो सब आपके दिमाग में आता जाएगा। ठीक है, और एक क्रमबद्ध तरीके से हमने इसको नोट्स को तैयार किया है। बहुत मेहनत लगा है और ये मेहनत साकार मेरा तभी होगा जब आप लोग भी मेहनत करेंगे। ठीक है, ये पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री में और निःशुल्क मिल जाएगा। कहाँ मिलेगा पीडीएफ? आप नीचे डिस्क्रिप्शन में देखिए, टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, वहाँ आपको ये पीडीएफ मिलेगी। साथ ही व्हाट्सएप चैनल पर भी आप जुड़ सकते हैं। और व्हाट्सएप चैनल में ये मत सोचिए कि मेरा नंबर सब कोई देख लेंगे, कोई नंबर आपका देख नहीं पाएगा, वो प्राइवेसी है। और व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज तीसरा चैप्टर है, इससे पहले 3 वीडियो अपलोड हो चुकी है। ओके, हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम लोग मैप का भी प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि ये ज्योग्राफी चल रहा है। ठीक है, तो मैप में हम लोग क्या पढ़े थे पहले, उसको देख लेते हैं। हम लोगों ने मैप में पढ़ा था कि भाई टोटल कितना महादेश है, पूरे पृथ्वी पर कितना महादेश है, इस कंटिनेंट मतलब टोटल कंटिनेंट की संख्या कितनी है। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि टोटल कंटिनेंट यानी महादेश कितना है, 7 है। ठीक है, 7 है। तो 7 की स्थिति के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि कहाँ कौन सा महादेश है। जैसे अगर एशिया की बात करें तो एशिया हमारा ऐसे आता है, ऐसे, ये एशिया है। ठीक है, ये एशिया आता है। एशिया के साइड में यानी इस साइड में देखिए, ये हमारा अफ्रीका आता है, ये पूरा अफ्रीका है। उसके बाद अफ्रीका ऊपर जाएंगे, ये वाला हिस्सा तो ये यूरोपियन देश है, यूरोपियन कंट्री है। ठीक है, पूरा। ओके, हम लोगों ने पिछले क्लास में शायद हम लोगों ने डिस्कशन किया था रेड सी के बारे में। यूट्यूब पर नहीं था वो, गूगल मीट पे क्लासेस में हम लोगों ने बात किया था कि भाई जो रेड सी है वो किस किस दृष्टिकोण से इतना इम्पोर्टेंट स्थान रखता है। तो जो रेड सी है ना, चलिए रेड सी को थोड़ा सा बाद में बताते हैं, पहले 7 महादेश का जिक्र कर लेते हैं। ठीक है, एशिया हो गया, यूरोप हो गया। मतलब हम मैप को इसलिए बता रहे हैं ना कि मैप आपके दिमाग में होना चाहिए कि भाई एशिया कहाँ है, यूरोप कहाँ है और अफ्रीका कहाँ है। ये तो 3 महादेश का हो गया। उसके बाद इधर क्या है, अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर है जो अंग्रेजी के एस आकार के शेप में है। अटलांटिक महासागर को भी 2 भागों में बांटा गया है, मतलब नाम के लिए। बाकी अटलांटिक महासागर पूरा को ही अटलांटिक महासागर बोलते हैं। तो ऊपर वाले हिस्से को नॉर्थ अटलांटिक महासागर, नीचे वाले को साउथ अटलांटिक महासागर। ठीक है, और इधर जब हम आएंगे तो ये हमको दिखाई मिलेगा कि भाई ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है। ठीक है, तो 3 और 2 कितना हो गया, ये 4 हो गया, 5 हो गया। 5 महादेश हो चुका है। अब ऑस्ट्रेलिया देखेंगे, ये इंडिया है। इंडिया से अगर आप इधर देखेंगे इस साइड में तो आपको मिलेगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये है ऑस्ट्रेलिया। तो ये ऑस्ट्रेलिया हो गया छठे नंबर पे। और 7वें नंबर में आता है अंटार्कटिका। ठीक है, अंटार्कटिका में 98% बर्फ़ है। यहाँ लाइकेन और मॉस मिलता है और कोई दूसरा जीव नहीं पाया जाता। हाँ, बहुत सारे ऐसे देश हैं जो यहाँ पर अपना रिसर्च स्टेशन ओपन किए हैं और रिसर्च कर रहे हैं। ठीक है, मतलब इतने सारे बर्फ़ में जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। प्रकृति के विरुद्ध अगर आप, जैसे जो रिसर्च स्टेशन है तो प्रकृति के विरुद्ध है भाई, वो रिसर्च कर रही है, वैसा अनुकूल परिस्थिति नहीं है, लेकिन वैसा वैज्ञानिकों ने परिस्थिति बना दिया है और जिसके बावजूद जो है वो वहाँ रिसर्च कर पा रहे हैं। ठीक है, तो 7 महादेश का हो गया। अब थोड़ा सा एडवांस में चलते हैं। जैसा कि अभी हम जिक्र कर रहे थे रेड सी के बारे में, जो लाल सागर है। लाल सागर का
क्या इसमें दो मुख्य बिंदु आ सकता है। ये जो हमारा रेड सी है ना, ये रेड सी, दो बिंदु इसका ये निकल सकता है कि भाई ये रेड सी है ना लाल सागर, ये लाल सागर एशिया और अफ्रीका को अलग करती है। एक पहला पॉइंट हो गया। लाल सागर जो है अफ्रीका और ये एशिया को अलग करती है। दूसरा पॉइंट ये हो गया कि ये जो लाल सागर है ना, ये लाल सागर के माध्यम से हम भूमध्य सागर जा सकते हैं। ओके, कहाँ जा सकते हैं? लाल सागर के माध्यम से हम लोग भूमध्य सागर जा सकते हैं। अब कैसे जा सकते हैं? पहले नहीं जा सकते थे, लेकिन अब जा सकते हैं। तो क्यों, कैसे जा सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर एक कैनल का निर्माण हुआ है। उस कैनल का क्या नाम है? उस कैनल का नाम है स्वेज कैनल। जो लोग गूगल मीट पर क्लास करते हैं उनको मालूम होगा, क्योंकि उनको मैं बता चुका हूँ पहले। ठीक है, तो स्वेज कैनल कब बना? 1869 के अंदर में। ऐसे बनना शुरू हुआ था 1859 से, 1859 ईस्वी से बनना शुरू हुआ था। फिर बाद में बन के 1869 में ये वर्किंग में आया। और ये जब स्वेज कैनल खुल गया तो यूरोपियन कंट्री के लिए भारत आना बहुत सुलभ हो गया, मतलब आसानी से आ सकते हैं। पहले जितनी कड़ी मशक्कत करनी पड़ती थी, अब इजीली जो है भारत से व्यापार कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर पहले आते थे जो यूरोपियन कंट्री के लोग, वो कहाँ से आते थे भाई? न इधर अटलांटिक महासागर होते हुए घूमते हुए ऐसे करते हिंद महासागर होते हुए भारत पहुँचते थे, तो उनको ज़्यादा लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी। डिस्टेंस लंबा तो होता ही था, साथ में पैसे भी ज़्यादा खर्च होते थे, साथ में टाइम भी ज़्यादा लगता था। मतलब हर एक दृष्टिकोण से ये लॉस हो रहा था। तो ये वैकल्पिक मार्ग, वो कहावत है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो जो ये भूमध्य सागर के जो लोग हैं, भूमध्य सागर के जितने भी कंट्री हैं, सब लोगों ने सोचा कि भाई कुछ ना वैकल्पिक मार्ग ओपन किया जाए, जिससे हम जो एशिया के साथ जो व्यापार कर रहे हैं, जो ट्रेडिंग कर रहे हैं, उसे करने में हमें आसानी होगी और हमें पैसे की भी बचत होगी और कम टाइम में हम लोग व्यापार कर सकते थे। ठीक है, तो जो इजिप्ट है, जिसको हम लोग मिस्र बोलते हैं, ये देखिए मिस्र के जो लोग हैं, उन लोगों ने जो है क्या किया भाई? उन लोगों ने स्वेज कैनल का निर्माण करना शुरू कर दिया। अब ये स्वेज कैनल जो है 1869 में बन के तैयार हो गया। तो यहाँ से दो क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, और पूछता भी है, बहुत ज़्यादा फेमस है। अब आप बोलेंगे क्या फेमस है? ये रेलवे के लिए, रेलवे में भी बहुत बार पूछा गया है। पूछा ये जाता है कि भाई जो ये लाल सागर है और भूमध्य सागर है, उसको कौन जोड़ता है? तो स्वेज कैनल। लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ने का काम कौन करता है? ना स्वेज कैनल जोड़ता है। देखिए स्वेज कैनल को हम जूम करके दिखा रहे हैं, फिर आपको समझ में आएगा। ठीक है, जूम कर रहे हैं, ये देखिए स्वेज आया लिखा हुआ, ये स्वेज आ गया। देखिए ये स्वेज कैनल है। देखिए और जूम करके दिखा रहे हैं, ये देखिए स्वेज कैनल के थ्रू से जितने भी कार्गो शिप है, जहाज है, वो इजीली जो है मेडिटेरियन सी यानी भूमध्य सागर में पहुंच जाता है। ठीक है, भूमध्य सागर के थ्रू से आप जितने भी यूरोपियन कंट्री है, जितने भी इधर भूमध्य सागर के देश हैं, वो लोग आसानी से इंडिया आ सकते हैं, एशिया के साथ व्यापार कर सकते हैं। अब इससे बेनिफिट ये हुआ, जब से स्वेज कैनल खुल गया ना, तब से जो है जो इधर देश के लोग हैं, जैसे मान लीजिए कोई स्पेन के लोग हैं, कोई पुर्तगीज हैं, उनको जब इधर से जब दूरी तय करते थे तो उनको 7000 किलोमीटर ज़्यादा एक्स्ट्रा डिस्टेंस तय करना पड़ता था। लेकिन जब ये कैनल खुल गया ना, नहर, इसके खुल जाने से वो जो है 7000 किलोमीटर की दूरी कम हो गई और ईजिली लाल सागर होते हुए आराम से भारत के साथ व्यापार करने लगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये छोटा सा मैप का जो प्रैक्टिस है चैप्टर के स्टार्ट होने से पहले आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम चलते हैं सीधे चैप्टर की ओर। ठीक है, तो चैप्टर आज हमारा है खनिज और शक्ति संसाधन। इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, बहुत विस्तार से हम लोग पढ़ेंगे। खनिज की परिभाषा क्या हो सकती है? खनिज की परिभाषा जो है
प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाले पदार्थ जिसका निश्चित रासायनिक संगठन हो खनिज कहलाता है। देखिए, रासायनिक संगठन तो निश्चित होता है, लेकिन ये जो खनिज है ना, वो एक बड़े मतलब शैल समूह में पाया जाता है। अब आप सोचेंगे कि शैल समूह क्या है। शैल जो है बड़ा स्वरूप है और खनिज हमारा छोटा स्वरूप है। ठीक है, ये खनिज की प्राप्ति इसी शैल समूह में होती है, और जो खनिज होता है वो वास्तव में शुद्ध रूप में नहीं होता है। कुछ कुछ खनिज होते हैं, लेकिन सारे खनिज शुद्ध रूप में नहीं होता। फिर उसको शुद्धिकरण किया जाता है, जिसको हम लोग हिंदी की भाषा में परिष्कृत शब्द का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तब जाके हम खनिज का मतलब जो उसका आउटपुट है, जो प्रोडक्ट है, वो हमको मिल पाता है। तो यहाँ पर मेनली क्या देखें कि रासायनिक संगठन जो है उसका निश्चित होता है, किसका? खनिज का। शैल के बारे में जानेंगे कि खनिज अवयवों के अनिश्चित संगठन वाले एक या एक से अधिक खनिजों का एक समूह शैल कहलाता है। अभी हमने कहा ना कि शैल का जो स्वरूप होता है वो खनिज से बड़ा होता है। ठीक है, अब अयस्क के बारे में जानेंगे। शैल जिनसे खनिजों का खनन किया जाता है अयस्क कहलाता है। यद्यपि 2800 से अधिक खनिजों की पहचान की गई है, जिनमें से केवल 100 अयस्क खनिज समझे जाते हैं। देखिए, 2800 से अधिक खनिजों की पहचान की गई है, ऐसे तो 3000 से अधिक ज़्यादा खनिज पाए जाते हैं। देखिए, एक होता है ना कि हमने अभी कुछ देर पहले कहा था कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जैसे जैसे मनुष्यों को आवश्यकता बढ़ती गई, मनुष्यों ने वैसा वैसा आविष्कार कर दिया। भाई, जैसा जो ज़रूरत पड़ेगा उसके हिसाब से खोज करता गया, क्योंकि मनुष्य एक स्वार्थी मनुष्य मतलब स्वार्थी है, स्वार्थ के लिए काम करता है। जैसे अगर आप सोचेंगे, अभी गर्मी का टाइम चल रहा है, पंखा, मनुष्य ने क्या सोचा कि हमको आराम चाहिए, उसके लिए पंखा बिना प्रकृति के मतलब जो पेड़ पौधे की हवा है उससे अलग अगर हमको चाहिए हवा, तो उसके लिए पंखा का आविष्कार कर दिया। धीरे धीरे एसी बन गया। तो कहने का मतलब ये है कि मनुष्य जैसे चाहता है वैसे के हिसाब से वो रिसर्च करता है, वो प्रैक्टिकल करके रिसर्च करता है। ठीक है, उसके हिसाब से खोज होता जाता है। तो हम लोगों ने क्या जो है 3000 से अधिक पृथ्वी पर खनिज पाए जाते हैं, ऐसा वैज्ञानिकों को मानना है। वैज्ञानिकों ने मतलब इसका रिसर्च करके देख चुके हैं। ठीक है, अयस्क के बारे में जान गए। शैल और खनिज परिभाषा खत्म हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है कि संरचना के आधार पर खनिजों को 2 भागों में विभाजित किया गया है, एक है धात्विक और एक है अधात्विक। ठीक है, संरचना के आधार पर कि उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा उसके हिसाब से। ठीक है, धात्विक खनिज के अंतर्गत लोह और अलोह धातुएं आते हैं। एकदम बेसिक है एनसीईआरटी में, जो आप सिर्फ आप रीडिंग करेंगे ना तो बहुत अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगा। और हम तो बोलते हैं कि आप एनसीईआरटी ज़रूर पढ़िए, ये एक बेस पॉइंट है। हम लोग क्या उस ज़माने में जब हम अपनी कक्षा में जब पढ़ते थे, कक्षा 6 में, तो मुझे नहीं लगता है कि उस समय कोई बारीकी से पढ़े होंगे, बस हवा हवा में पार हो गया। लेकिन अभी जब पढ़ते हैं उन चीज़ों को तो लगता है कि यार बहुत अच्छी चीज़ें हैं, पढ़ना चाहिए, मज़ा आता है। ठीक है, तो ज़रूर पढ़िए एनसीईआरटी को। और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो मेरा जो ये नोट्स है उसको आप रीड कीजिए, बस सफिशिएंट है। ओके, तो धात्विक और अधात्विक। धात्विक में लोह और अलोह। लोह खनिज वो होते हैं जिसमें लोहा का अंश पाया जाता है। जो अलोह है उसमें लोहा का अंश नहीं पाया जाता है, लेकिन उसके अलावा भी तो है ना। अलोह धातु हम क्या क्या बोल सकते हैं भाई, जिसमें मतलब लोहा का अंश ना हो, तो हो सकता है वो सोना हो सकता है, चांदी हो सकता है, तांबा हो सकता है, मैग्नीज हो सकता है, क्रोमाइट हो सकता है। ये सब क्या है? धात्विक खनिज है। ठीक है, धात्विक में से कौन सा? अगर बोलेंगे कि सोना जो धात्विक तो खनिज के अंतर्गत आता है, लेकिन कौन सा खनिज है ना? वो अलोह खनिज है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अधात्विक खनिज जो है, अधात्विक खनिजों में धातु का अंश नहीं पाया जाता। ये सही बात है, नहीं पाया जाता। ये देखिए यहाँ थोड़ा पूर्ण विराम हो गया, इसको देख लीजिएगा। यह सामान्यतः विद्युत और ऊष्मा का सुचालक नहीं होता है, जैसे चूना पत्थर, अभ्रक, पेट्रोलियम इत्यादि। सही बात है, जो धात्विक खनिज है ना उसके वो हीट होगा, मतलब ऊष्मा का सुचालक तो नहीं होगा वो। ठीक है, वो कुचालक होगा। धातु तो होता ही है कुचालक। ओके, आगे बढ़ रहे हैं। खनिजों का खनन, प्रवेधन और आखनन द्वारा निष्कर्षण किया जाता है। खनिज जो हम लोग निकालते हैं, कहाँ से निकालते हैं, ये भी एक पॉइंट है कि खनिज जो है हमारी, मान लीजिए पृथ्वी का स्ट्रक्चर है,
हम लोग ये जान चुके हैं कि वह पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वो 3 भागों में डिवाइड है। सबसे पहला है भूपरपट्टी, दूसरा है मेंटल, और सबसे लास्ट में आता है कोर, जिसको हम लोग बोलते हैं इनर भाग। ठीक है, कोर भाग आता है। तो जितने भी खनिज पाए जाते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? भूपरपट्टी, मतलब सबसे ऊपरी, पृथ्वी के सबसे ऊपरी हिस्से में पाए जाते हैं। तो खनिज निकालने की अलग अलग विधियां हैं। ठीक है, आइए हम देखते हैं कि क्या क्या विधियां हैं भाई। तो खनिज निकालने की जो विधि है, सबसे पहला है खनन के द्वारा। खनन मतलब हम लोग माइनिंग करते हैं। माइनिंग के जैसे ये मान लीजिए भूपरपट्टी है, इसको खोदेंगे और नीचे से हम लोग उस खनिज को निकालेंगे। उसके बाद उस खनिज का दूसरा यूज करेंगे। तो खनन के द्वारा क्या क्या है? एक विवृत खनिज है, एक कुपकी खनिज है। ठीक है, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस पृथ्वी की सतह से बहुत नीचे पाए जाते हैं, जिसके लिए अधिक कूपों की खुदाई की जाती है। इससे प्रवेधन कहते हैं। देखिए, अभी हम लोगों ने खनन, प्रवेधन और आखनन के बारे में पढ़ें, जिसमें से खनन के द्वारा 2 विधि है, एक है विवृत खनिज, एक है कुपकी खनिज। तो जो विवृत खनिज होता है वो पृथ्वी से थोड़ा सा खोदते हैं, उसी में मिल जाता है, उसको बोलते हैं, मतलब कम गहराई में जो मिलता है उसको विवृत खनिज का बोलते हैं, और जो ज़्यादा गहराई में मिलता है उसको कुपकी खनिज बोलते हैं। इसमें दूसरा पॉइंट निकल के ये आ गया कि भाई जो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस है जो पृथ्वी के सतह नीचे पाए जाते हैं, वो कूपों, बहुत सारे कूपों की खुदाई होती है, तब जाके वो मिलता है पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस। जब ज़्यादा कूपों की खुदाई होगी तो उसको बोलेंगे प्रवेधन। है तो वही चीज़, लेकिन जब ज़्यादा मात्रा में, ज़्यादा गहराई से निकाल रहे हैं तो उसको हम क्या बोल रहे हैं? प्रवेधन। ठीक है, अब बचा क्या? आखनन। आखनन किसे कहते हैं? देखिए, ये हिंदी के ऐसे वर्ड्स हैं कि आपको अगर समझ में कहीं अगर नहीं आता है तो आज मोबाइल का युग है, कोई ये नहीं बोल सकता कि भाई हम जाके टीचर से पूछेंगे, स्कूल नहीं जा रहे हैं। तुरंत गूगल से पूछिए, आपको उसका सटीक आंसर मिल जाएगा। ठीक है, हो सकता है 2-3 बार ब्राउजिंग करेंगे, दूसरे साइट में कुछ अर्थ मिलेगा, 3-4 बार देखेंगे, समझ में आएगा। ठीक है, तो अभी आप ये नहीं बोल सकते कि मुझे समझ में नहीं आ रहा। हो सकता है जो आपको समझ में आए वो मुझे समझ में नहीं आए, मतलब सबकी कमजोरियाँ अलग अलग होती है। ठीक है ना? ठीक है, चलिए तो आखनन के बारे में जानते हैं। सतह के निकट स्थित खनिजों को जिस विधि द्वारा आसानी से निकाला जाता है उसे आखनन कहा जाता है। देखिए, फिर से वही बात आ गई, जो बहुत इजी तरीके से जिस खनिज का निकाला जाता है आसानी से, उसको आखनन बोलते हैं। हम लोगों ने क्या देखा? सबसे पहले खनन के द्वारा। खनन में हम लोग 2 चीज़ पढ़े, एक विवृत खनिज और एक कुपकी खनिज। विवृत जो खनिज है वो कम गहराई खोदेंगे और जो खनिज हमको मिलेगा उसको विवृत खनिज बोलेंगे। दूसरा हमने पढ़ा कि भाई कुपकी खनिज क्या है ना, जो विवृत खनिज है उससे थोड़ा नीचे और खुदाई करेंगे और जो खनिज को निकालेंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कुपकी खनिज। और हम लोगों ने पढ़ा प्रवेधन के बारे में। प्रवेधन किसको बोलेंगे? कि भाई ज़्यादा कूपों की जब खुदाई होगी तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्रवेधन। आखनन जो पढ़ें कि जो पृथ्वी के सतह के निकट जो आसानी से जो जिस खनिज की प्राप्ति होती है और जिस विधि से होती है उसको हम लोग आखनन बोलते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप ये समझ चुके होंगे। आगे है खनिजों का वितरण। खनिजों का वितरण कैसे है? धात्विक खनिज आग्नेय और कायांतरित सेल समूह में पाया जाता है, जैसे लोहा, सोना, तांबा इत्यादि। हमने अभी सेल समूह के बारे में पढ़ा कि सेल समूह जो है खनिजों के स्वरूप से बड़ा होता है और एक सेल समूह में कई सारे खनिज के तत्व मौजूद होते हैं। ठीक है, तो आग्नेय और कायांतरित जो सेल समूह है उसमें हमेशा आपको क्या मिलेगा? धात्विक खनिज ही मिलेगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आ गया। ठीक है, अगर आपसे हम पूछेंगे कभी टेस्ट में कि बताइए तो आप लोग कि भाई धात्विक खनिज जो है वो किस प्रकार के सेल समूह में पाया जाता है, तो आपके जुबान से ये निकलना चाहिए, सर आग्नेय और कायांतरित सेल समूह में ना धात्विक खनिज पाए जाते हैं। दैट इज़ करेक्ट। जैसे लोहा, सोना, तांबा, मैंगनीज, क्रोमियम, ये सब कहाँ पाया जाता है? डायरेक्ट बोलेंगे आग्नेय और कायांतरित सेल समूह में पाया जाता है। हाँ, भले ही शुद्ध रूप में नहीं पाया जाता हो, उसको बाद में क्या करते हैं? परिष्कृत करते हैं, शुद्धिकरण करते हैं, तब जाके हम उसका यूज में लाते हैं। ओके, आगे हमारा अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिज कहाँ पाया जाता है? औषधि सेल समूह में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? औषधि
सेल समूह में, देखिए अवसादी सेल समूह में, ये भी एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया, कभी भी पूछ सकते हैं। आगे जब टेस्ट अगर लेंगे तो अगर मैं पूछूंगा तो आपको जवाब देना है, कमेंट में भी लिखना है, ठीक है, कि भाई अधात्विक खनिज है वो किस प्रकार के शेल समूह में पाया जाता है, तो वह अवसादी शेल समूह में पाया जाता है। शेल समूह के बारे में हमने बता दिया, अभी फिर भी एक बार और रिपीट कर रहे हैं कि मान लीजिए जो कोई चट्टान है ना, बड़ा बड़ा चट्टान आता है, ठीक है, तो इसमें ढेर सारा शेल समूह होता है। शेल समूह का भी हम लोग 3 कैटेगरी में देखें, एक है आग्नेय, दूसरा कायांतरित और तीसरा अवसादी। तो ये 2 प्रकार का जो आग्नेय और कायांतरित शेल समूह है, चट्टानों को बड़ा बड़ा स्वरूप, ठीक है, उसमें अगर ये आग्नेय और कायांतरित की पहचान हो गई कि ये जो शेल समूह है वो आग्नेय या कायांतरित है, तो उसमें क्या पाया जाएगा, न धातु का अंश पाया जाएगा, धात्विक खनिज पाया जाएगा। धात्विक खनिज में भी हम लोग देखें भाई क्या क्या हो सकता है, न एक हो सकता है लोह और एक है अलोह। लोह में हमने क्या देखा, जिसमें लोहा का अंश पाया जाता है। अलोह में हमने क्या देखा, जिसमें लोहा का अंश नहीं पाया जाता है। तो जिसमें लोहा का नहीं अंश पाया जाएगा तो वो सोना हो सकता है, तांबा हो सकता है, क्रोमियम हो सकता है, ठीक है। यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ चुके होंगे। अब हम एशिया की तरफ बढ़ते हैं, जैसा कि एशिया को हमने अभी दिखा दिया मैप के माध्यम से, ठीक है। मैप में हमने ये भी दिखाया आपको कि एशिया जो है लाल सागर में हमने देखा कि लाल सागर जो है एशिया और अफ्रीका को अलग करती है, ठीक है। और लाल सागर जो है स्वेज कैनल के माध्यम से किससे जुड़ी हुई है, भूमध्य सागर से, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मेडिटेरेनियन सी, ओके। अब एशिया में क्या क्या खनिज है, ठीक है। चीन और भारत के पास विशाल लौह अयस्क निक्षेप हैं। देखिए निक्षेप ये शुद्ध हिंदी है, अगर इसका मीनिंग आपको समझ में नहीं आ रहा है, हमने क्या कहा कि आज के डेट में कोई ये नहीं बोल सकता है कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। आपको गूगल में सर्च कीजिए ना, तुरंत उसका आंसर मिलेगा, कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। तो खैर चल, निक्षेप का मतलब होता है भंडार। मेरे बोलने का मतलब आप लोग समझ चुके होंगे कि आप अभी बहाना नहीं बना सकते हैं। अगर पढ़ने का मन बना लिया है तो आप बहाने से काम नहीं चलेगा। आपको अपने जीवन बेहतर करना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। या फिर मतलब किसी भी चीज़ में रेगुलर आपको रहना है, पढ़ाई में रहिए तो फिर काम करिए फिर, लेकिन आपको डिसिप्लिन चाहिए। बिना डेडिकेशन के साथ कुछ भी नहीं हो सकता। ठुकुर ठुकुर पढ़ेंगे तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई। चीन और भारत के पास विशाल लौह अयस्क निक्षेप हैं, ठीक है। दूसरा है यह महाद्वीप विश्व का आधे से अधिक टीन का उत्पादन करता है। कौन सा महादेश, महादेश का ही है या महाद्वीप का ही है, ठीक है। तो एशिया महादेश जो है टीन का ज़्यादा उत्पादन करता है। विश्व के अग्रणी टीन उत्पादक देश है चीन, मलेशिया और इंडोनेशिया। ये क्वेश्चन एज इट इज़ पूछता है कंपटीशन में, प्रतियोगी परीक्षा में, चाहे जेटेट हो गया, सीटेट हो गया, या फिर अन्य कोई प्रतियोगी परीक्षा में जहाँ बहुविकल्पीय प्रश्न होगा, अवश्य ही ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसलिए दिमाग में सेट कर लीजिए। अगर आपके पास कोई ट्रिकी वाला नॉलेज है, जोड़ सकते हैं तो वो भी कीजिए, लेकिन आपको याद करना है, ठीक है। उसके बाद है सीसा, एंटीमनी, टंगस्टन के उत्पादन के मामले में चीन एक अग्रणी देश है। किसके किसके मामले में भाई, सीसा, एंटीमनी और टंगस्टन, इसके मामले में चाइना सबसे आगे है। अब आगे बढ़ते हैं। एशिया में मैग्नीज, बॉक्साइट, तांबा, निकेल, जस्ता के निक्षेप मौजूद हैं। देखिए एशिया में क्या क्या भंडार है, मैग्नीज का भंडार है, बॉक्साइट का, तांबा का, निकेल का और जस्ता का, ये हमारे एशिया में पाया जाता है। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, खनिजों का वितरण, मतलब विश्व के हर एक भाग में हर एक प्रकार का खनिज नहीं पाया जाता है। हाँ, कोई ऐसा स्थान मिलेगा जहाँ ज़्यादा खनिज पाया जाता हो, कोई ऐसा स्थान है जहाँ इतना स्पेसिफिक खनिज पाया जाता है, इतना महत्वपूर्ण खनिज पाया जाता है कि वो खनिज किसी और इलाके में नहीं है या किसी और जगह में नहीं है, तो उस खनिज की महत्ता ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। जो मतलब जो कम मिलेगा उसकी महत्व ऐसे ही बढ़ेगी। अगर मान लीजिए मार्केट में टमाटर अगर कम मिलना शुरू हो गया तो भाई टमाटर का भाव बढ़ जाएगा ना, तो वो स्थिति से हम इस पर भी लागू होता है। अब यूरोप की बात करते हैं। तो यूरोप आपके दिमाग में सेट हो चुका है कि यूरोप कहाँ है ना, अफ्रीका के ऊपर में और एशिया के लेफ्ट साइड में, एशिया के पश्चिम में और अफ्रीका के
उत्तर में यूरोप है। यूरोप विश्व में लौह अयस्क का अग्रणी उत्पादक महाद्वीप है। यूरोप में भी ये लौह अयस्क पाया जाता है। रूस, यूक्रेन, स्वीडन और फ्रांस लौह अयस्क के विशाल निक्षेप वाले देश हैं। एक बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, निक्षेप का अर्थ होता है भंडार। कि कौन सा देश के पास कितने निक्षेप हैं? रशिया के पास, यूक्रेन, स्वीडन और फ्रांस के पास लौह अयस्क के भंडार है। ओके, यूरोप हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है उत्तरी अमेरिका, जो हमने अभी देखा कि अटलांटिक महासागर के पश्चिम में उत्तरी अमेरिका स्थित है। ठीक है, तो उत्तरी अमेरिका में क्या है भाई? उत्तरी अमेरिका में खनिज निक्षेप 3 क्षेत्रों में विभाजित है। क्या क्या है? ग्रेट लेक के उत्तर में कनाडियन शील्ड प्रदेश। अब आप सोच रहे होंगे कि ये ग्रेट लेक क्या है। चलिए ग्रेट लेक को हम बता ही देते हैं। हालांकि ये नोट्स में समाहित है, मतलब कहीं ना कहीं आपको मिलेगा, तो मैप के माध्यम से हम कोशिश करेंगे कि ग्रेट लेक को आपको समझा पाएँ। खैर, इस पॉइंट को पहले पढ़ लेते हैं। ग्रेट लेक के उत्तर में कनाडियन शील्ड प्रदेश, अल्पेशियन प्रदेश और पश्चिम की पर्वत श्रृंखलाएँ। ये जो 3 ऐसा क्षेत्र है जहाँ खनिज के निक्षेप पाए जाते हैं। खनिज के मतलब भंडार हैं यहाँ पर। कहाँ कहाँ है भाई? ग्रेट लेक के उत्तर में कनाडियन शील्ड प्रदेश, दूसरा अल्पेशियन प्रदेश और तीसरा पश्चिम की पर्वत श्रृंखलाएँ। तो हमने अभी क्या कहा कि ग्रेट लेक के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो ठीक है, ऑन करते हैं नेट। अब हम आपको बताते हैं कि भाई ग्रेट लेक कहाँ है। ठीक है, चलिए, ये आ गई, हम पृथ्वी पर आ चुके हैं। खैर, हम लोग पृथ्वी में ही हैं, मैप में आ गए। ये है उत्तरी अमेरिका, ठीक है ना, जिसको हम लोग नॉर्थ अमेरिका इंग्लिश में बोलते हैं। ये जो दिखाई दे रहा है ना, ये ग्रेट लेक है। अब आप बोलेंगे ये ग्रेट लेक कैसे हो सकता है? तो ग्रेट लेक के अंतर्गत 5 झील आता है। देखिए कौन कौन सा झील आता है, देखिए आएगा नाम। ये है ईरी झील। ईरी झील जो कनाडा और अमेरिका के बीच ये बॉर्डर है। देखिए ये बॉर्डर है, ये ईरी झील हो गया, ये ओंटारियो झील हो गया। इसके ऊपर में आएंगे तो ये होगा ह्यूरन झील। ठीक है, ये ह्यूरन झील, इधर मिशिगन झील और एक हमारा आता है इधर सुपीरियर झील। ठीक है, तो ये 5 झील को मिला के बोला जाता है ग्रेट लेक। आगे हम लोग पढ़ेंगे, जब इंडस्ट्री चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो वहाँ हमको मिलेगा कि इसमें एक औद्योगिक क्षेत्र है जिसको हम लोग बोलते हैं पिट्सबर्ग। ये पिट्सबर्ग बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है अमेरिका में। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग क्या देखें अभी ग्रेट लेक्स के बारे में। तो आप ये जो बॉर्डर देख रहे हैं ना, ये वाला बॉर्डर कनाडा और अमेरिका के बीच में है। तो इससे आपको इस बात का भी अंदेशा लग गया कि जो ईरी झील है वो कनाडा और अमेरिका के सीमा पर स्थित है। ओंटारियो झील भी कनाडा और अमेरिका के सीमा पर स्थित है, मतलब बॉर्डर लाइन में। और ह्यूरन झील भी वैसे ही सिचुएशन में है। ठीक है, ओके। और ये इधर है मिशिगन झील और ऊपर में है सुपीरियर झील। मिशिगन झील है पूरा आपका अमेरिका में आता है। देखिए बॉर्डर लाइन को देख लीजिए, ये बॉर्डर है ना, ये इधर हमारे मिशिगन झील है, तो ये पूरा अमेरिका में आता है। और ये जो सुपीरियर झील है इसमें भी कनाडा और अमेरिका का सीमा साझा करता है। तो यहाँ से आप डीपली भी समझ सकते हैं कि भाई बॉर्डर में इलाके में कौन कौन सा झील है। ओके, खैर तो हम लोग क्या देखें, ग्रेट लेक का परिभाषा जान गए कि कौन कौन सा 5 झील को मिला के ग्रेट लेक बोला जाता है। ईरी झील, ओंटारियो झील और ह्यूरन झील, मिशिगन झील और सुपीरियर झील। ओके, अब वापस हम आते हैं टॉपिक पर। नेक्स्ट पॉइंट है लौह अयस्क, निकेल, सोना, यूरेनियम और तांबा का खनन कनाडियन शील्ड प्रदेश में किया जाता है। अभी तो हमने बोला कि जो खनिज निक्षेप के जो है ना, जो भंडार है ना, वो 3 भागों में विभाजित है, जिसमें से जो कनाडियन शील्ड प्रदेश है उसमें क्या क्या पाया जाता है? तो लौह अयस्क पाया जाता है, निकेल पाया जाता है, सोना, यूरेनियम और तांबा का खनन किया जाता है। ठीक है, दूसरा है हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कोयला का खनन अल्पेशियन पर्वत में किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारा जो पॉइंट है ना, एकदम चुन चुन के हम एनसीईआरटी से लिए हैं।
मतलब इसमें खरपतवार वाली कोई चीज़ नहीं है। जैसे हम लोग धान अगर उगाते हैं ना, तो धान में हम क्या देखते हैं, जो अनावश्यक पौधे उग जाते हैं धान के साथ साथ, उसको हम लोग खरपतवार बोलते हैं, जिसकी हमें चाहत नहीं होती है, तो उससे हम निकाल देते हैं ना। उसी प्रकार हमने क्या किया है, एनसीईआरटी में जो खरपतवार वाली चीज़ है उसको हटा दिया है, और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको हमने नोट्स में समाहित किया है। तो जो कोयला का खनन है अल्पेशियन पर्वत में किया जाता है। अगला पॉइंट है, पश्चिमी कार्डेलेरा में शीशा, तांबा, जस्ता और सोना और चांदी के विशाल निक्षेप हैं। ठीक है, इससे हमको पता लग गया कि जो 3 भागों में डिवाइड है कि खनिज के भंडार कहाँ कहाँ कौन सा पाया जाता है, वो हम इन तीनों पॉइंट से हम लोग समझ गए। ओके, आगे है दक्षिण अमेरिका। तो दक्षिण अमेरिका अभी हमने मैप में भी बताया कि दक्षिण अमेरिका की स्थिति कहाँ है, तो उत्तरी अमेरिका के जस्ट नीचे। ब्राज़ील विश्व में उच्च कोटि के लोहे अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। जब आप मैप को बारीकी से अध्ययन करेंगे ना, तो मान लीजिए आपको कोई अगर पूछ दिया कि बताइए तो ब्राज़ील कौन सा महादेश का हिस्सा है, तो आप अगर पढ़े होंगे तो आपके दिमाग में झट से आएगा, सर ब्राज़ील तो दक्षिणी अमेरिका का एक देश है। बोले बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, इसलिए मैप को थोड़ा थोड़ा देखते जाना है, ये नहीं कि ओवरलोड नहीं लेना है कि हम हाँ मुझे मैप याद नहीं हो रहा है, कहाँ कौन सा कंट्री है, अचानक से कैसे याद होगा। धीरे धीरे हौले हौले धीरे धीरे करते जाइए, होगा एक दिन ना एक दिन होगा धीरे धीरे। ठीक है, फिलहाल आगे बढ़ते हैं। ब्राज़ील विश्व में उच्च कोटि के लोहे अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। मतलब उच्च कोटि का लोहे अयस्क कहाँ पाया जाता है ना, ब्राज़ील में पाया जाता है, दक्षिण अमेरिका में। अगला है चिली और पेरू तांबा का अग्रणी उत्पादक देश है। क्वेश्चन एज इट इज पूछता है, कोई घुमा फिरा के नहीं। एनसीईआरटी ऐसा है जो एकदम एज इट इज आपको पूछेगा। जैसे आपको पूछ दिया कि तांबा का अग्रणी उत्पादक देश कौन सा है दक्षिण अमेरिका में, तो आपको आपके मुंह से जवाब आना चाहिए सर चिली और पेरू है, तुरंत झट से। विश्व में तीन नहीं होगा, ये 3 होगा। ओके, इसको थोड़ा सुधार लीजिएगा। 3 के सबसे बड़े उत्पादक देश हैं ब्राज़ील और बोलीविया। ऐसे 3 के मामले में हमारा एशिया भी पीछे नहीं है। चाइना, मलेशिया और इंडोनेशिया में 3 ज़्यादा उत्पादन होता है। उसके बाद आगे आता है दक्षिण अमेरिका के पास सोना, चांदी, जस्ता, क्रोमियम, मैग्नीज, बॉक्साइट, अब्रक, प्लेटिनम, एस्बेस्टस और हीरा के विशाल निक्षेप हैं दक्षिण अमेरिका में। और क्या क्या भाई पाया जाता है, सोना, चांदी, जस्ता, क्रोमियम, मैग्नीज, बॉक्साइट, अब्रक, प्लेटिनम और एस्बेस्टस और हीरा के विशाल भंडार हैं। ओके, खनिज तेल के मामले में भी दक्षिण अमेरिका का अग्रणी स्थान है। देखिए क्या क्या है भाई, वेनेजुएला, चिली, अर्जेंटीना, पेरू और कोलंबिया। ठीक है, मुँह जुबानी याद होना चाहिए, बार बार रीडिंग करेंगे ऑटोमेटिक धीरे धीरे आता जाएगा दिमाग में। ओके, उसके बाद आते हैं अफ्रीका। अब अफ्रीका की स्थिति को समझिए। जब हम अभी मैप का प्रैक्टिस कर रहे थे, उसमें हमने क्या देखा था कि लाल सागर के पश्चिम में कौन सा महादेश है, अफ्रीका महादेश है। या फिर हम बोल सकते हैं कि भाई भूमध्य सागर के नीचे वाला जो हिस्सा है, या फिर यह भी बोल सकते हैं कि यूरोप के नीचे वाला जो भाग है उसको हम अफ्रीका बोलते हैं। ठीक है, अफ्रीका में क्या है भाई, यह हीरा, सोना और प्लेटिनम का विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे, जायरे विश्व में सोना का सबसे बड़ा भाग उत्पादित करता है। देखिए हम यहाँ पर एक चीज़ बताना भूल गए, उसको फिर से हम बता दे रहे हैं। एक होता है भंडार और एक होता है उत्पादन। बहुत सारा ऐसा कंट्री आपको मिलेगा जहाँ भंडार तो है लेकिन वो उत्पादन नहीं कर पाते हैं। समझे बात को, नहीं समझे, समझ में नहीं आया होगा। मेरे बोलने का मतलब ये है कि मान लीजिए किसी क्षेत्र में, मान लीजिए ये क्षेत्र है, यहाँ मान लीजिए लोहा का अयस्क है और बहुत बड़े मात्रा में है, और ये छोटा सा क्षेत्र है, इसमें भी लोहा का अयस्क भंडार मौजूद है यहाँ पर। ठीक है, लेकिन यहाँ से उत्पादन ज़्यादा हो रहा है, यहाँ से उत्पादन कम हो रहा है। इसका कई कारण हो सकता है यहाँ वैसी सुविधा नहीं है जिस प्रकार से यहाँ है। यहाँ भंडार तो कम है लोहा अयस्क का, लेकिन उत्पादन ज़्यादा होता है। नहीं समझे बात को, भंडार तो कम है लेकिन उत्पादन यहाँ ज़्यादा हो रहा है, और यहाँ भंडार तो ज़्यादा है लेकिन वैसी सुविधा नहीं होने के कारण यहाँ उत्पादन क्षमता कम हो रही है। अब उम्मीद हम ये कर सकते हैं आप लोगों से कि ये समझ चुके होंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है
कहाँ थे? अफ्रीका में थे। दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे, जायरे विश्व में सोना का सबसे बड़ा भाग उत्पादित करता है, ये तो पढ़ चुके थे। खनिज तेल नाइजीरिया, लीबिया, अंगोला में पाया जाता है, ठीक है, जैसा हमने अभी दक्षिण अमेरिका के बारे में भी पढ़ा था। अब ऑस्ट्रेलिया कहाँ है, उसकी स्थिति के बारे में अभी हम आपको वाकिफ कर चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया में विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। अब हम उम्मीद ये कर सकते हैं कि उत्पादन और भंडार में अंतर समझ चुके होंगे, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया जो है विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के कालगुर्गी और कुलगार्डी में सोने का सबसे बड़ा निक्षेप है। कहाँ पर? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के किस जगह पे? कालगुर्ली और कुलगार्डी, सोने का सबसे बड़ा निक्षेप है। देखिए रिपीट, निक्षेप का मतलब होता है भंडार। भंडार तो है लेकिन वहाँ उत्पादन ज़्यादा नहीं कर पाते हैं, ठीक है। कई देश ऐसे मिलेंगे जहाँ भंडार भी है, उत्पादन भी ज़्यादा होता है, लेकिन कई देश ऐसे हैं जहाँ भंडार तो है लेकिन उत्पादन नहीं कर पाते हैं। अगला पॉइंट है ऑस्ट्रेलिया का, यह सोना, हीरा, लोहा अयस्क, निकेल और टीन का अग्रणी उत्पादक देश है, ठीक है। ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर, हमने अभी एशिया के अंदर में भी देखा कि वहाँ भी टीन का उत्पादन होता है। अभी हम ये नहीं बात कर रहे हैं कि विश्व में टीन के उत्पादन के मामले में कौन सा देश प्रथम स्थान रखता है, वो बात नहीं कर रहे हैं। सिर्फ हम लोग सामान्य तौर पर ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि खनिज जो है कहाँ कहाँ कौन सा महादेश में पाया जाता है या किस देश में पाया जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अंटार्कटिका। अंटार्कटिका के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, अभी जस्ट मैप में प्रैक्टिस किया था कि भाई जो अंटार्कटिका है वो दक्षिणी ध्रुव में स्थित है और अंटार्कटिका में 98% के आसपास बर्फ़ है। जिस प्रकार वहाँ इतना आइस है तो वहाँ जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। कुछ मॉस लाइकन वगैरह वहाँ मिलते हैं, ठीक है। और बाकी कुछ ऐसे देश हैं जो वहाँ रिसर्च स्टेशन खोले हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। अंटार्कटिका में क्या है भाई? अंटार्कटिका में है ट्रांस अंटार्कटिक पर्वत में कोयले और पूर्व अंटार्कटिक के प्रिंस चार्ल्स पर्वत के निकट लोहे के महत्वपूर्ण निक्षेप का पता लगाया गया है। हमने अभी क्या कहा कि अंटार्कटिका में भी क्या चल रहा है, वहाँ रिसर्च चल रहा है। तो रिसर्च में ये मतलब पता लगाया गया है कि जो ट्रांस अंटार्कटिक पर्वत में कोयला और पूर्व अंटार्कटिक के प्रिंस चार्ल्स पर्वत के निकट लोहे के महत्वपूर्ण निक्षेप का पता लगाया गया। मतलब कोयला और लोहे का अनुमान लगाया गया कि वहाँ पर है, ठीक है। कहाँ पर? अंटार्कटिका में। अंटार्कटिका में किस क्षेत्र में? अगर कोयला अगर पूछेंगे किस क्षेत्र में है ना, ट्रांस अंटार्कटिका पर्वत में। और जो लोहे का अंश है वो कहाँ है भाई? ना, प्रिंस चार्ल्स पर्वत में, ठीक है। इसकी खोज हो चुकी है। अगला है लोहा अयस्क, सोना चांदी तेल वाणिज्यिक मात्रा में उपलब्ध है, यानी कमर्शियल पर्पस में यूज़ है, मतलब वहाँ उत्पादन होता है, मतलब वहाँ से निकाला जाता है, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ेंगे भाई क्या है आगे हमारा परंपरागत ऊर्जा स्रोत। परंपरागत ऊर्जा स्रोत क्या है? ऊर्जा के वे स्रोत जो लंबी अवधि से उपयोग में लाए जा रहे हैं परंपरागत ऊर्जा स्रोत कहलाता है, जैसे जीवाश्म ईंधन और ईंधन। देखिए हम लोग आम बोलचाल की भाषा में भी बोलते हैं कि ये तो हमारा ट्रेडिशन है, तो वही तो परंपरागत है जिसका हम लोग कई पीढ़ी से यूज कर रहे हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं परंपरागत। जैसे हम लोग गांव घर में बोलते होंगे कि भाई हाँ हमारा तो ये हमारे दादाजी भी ऐसे पहनते थे, हमारे पिताजी भी ऐसे पहनते हैं। मतलब एक बोलते हैं कि ये पोशाक या कुछ ऐसा चीज़, कोई ऐसी संस्कृति रीति रिवाज जो उसका ट्रेडिशन है, जो कई पीढ़ियों से चलते आ रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं परंपरागत। तो उसी संदर्भ में हम इसको समझ सकते हैं कि वैसा ऊर्जा जिसका हम लोग पहले से यूज करते आ रहे हैं वो एक परंपरागत ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत आता है। उम्मीद करते हैं कि ये परंपरागत ऊर्जा स्रोत आप समझ गए। अब ये क्या है भाई? जीवाश्म ईंधन। पौधे और जानवरों के अवशेष जो लाखों वर्षों से धरती के अंदर दबे रहे थे, अत्यधिक ताप दबाव के फलस्वरूप ईंधन में परिवर्तन हो गया, जीवाश्म ईंधन कहलाता है। वही तो है जीवाश्म ईंधन। क्या है? वही तो पेड़ पौधे या फिर जो जीव जंतु मर जाते हैं, सड़ने लगता है, वो अवशेष के रूप में पृथ्वी में दब जाता है, फिर वहीं से जो है जीवाश्म ईंधन का निर्माण होता है। जैसे कोयला एक जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है, प्राकृतिक गैस है, ये सब क्या है? एक जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है।
और जीवाश्म ईंधन का हम लोग यूज करते हैं, दैट्स मीन हम लोग एक परंपरागत ऊर्जा स्रोत का उपयोग करते हैं। ठीक है, आगे क्या है, कोयला, जो कि एक जीवाश्म ईंधन का स्रोत है। यह बहुतायत मात्रा में पाया जाने वाला जीवाश्म ईंधन है। इसका उपयोग घरेलू ईंधन, विद्युत उत्पादन, लोहा एवं इस्पात उद्योग में किया जाता है। कोयला के उत्पादन में अग्रणी देश है चाइना, यूएसए, जर्मनी, रूस, दक्षिण अफ्रीका और फ्रांस। ये सबसे अग्रणी उत्पादक देश है जहाँ पर कोयला ज़्यादा उत्पादित होता है। भारत में कोयला उत्पादक क्षेत्र है रानीगंज, देखिए कहाँ कहाँ है, रानीगंज पश्चिम बंगाल में, झरिया धनबाद में और बोकारो में। ठीक है, ये कौमा इसके इसी में आएगा। ठीक है, पश्चिम बंगाल में। आगे बढ़ते हैं, पेट्रोलियम की अगर बात करेंगे, प्राकृतिक चट्टानों से अर्थात शैलों के मध्य के परतों में पाया जाता है। कौन, क्या पाया जाता है भाई, पेट्रोलियम, जिसे परिष्करण, हमने अभी क्या कहा, परिष्करण मतलब उसे शुद्धिकरण किया जाता है, जिसको हिंदी में परिष्करण, परिष्कृत बोलते हैं, कभी कभी परिष्करण बोलते हैं। परिष्करण हेतु विभिन्न कारखानों में भेज दिया जाता है, उसके बाद इसके शुद्ध उत्पाद बनते हैं, जैसे डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, मोम, प्लास्टिक और स्नैक तैयार किए जाते हैं। ये पेट्रोलियम आप अगर देखे होंगे, अगर आप वैसलीन यूज करते हैं तो उसमें भी पेट्रोलियम से ही उसको बनाया जाता है। सिर्फ पेट्रोल का मतलब ये नहीं कि वही जो हम लोग गाड़ी में यूज करते हैं पेट्रोल वही है, वो नहीं, उसके अलावा भी है जो यहाँ पर दिया गया है। डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, मोम, प्लास्टिक, स्नैक, ये सारे पेट्रोलियम के पदार्थ हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं ना, तो इसको अगर आप सुनेंगे भी तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा। इसमें भी 1 गुना 2 गुना है ना, उसको आप सेटिंग कर लीजिएगा कि मुझे 2 गुना में सुनना है। 1 घंटा का वीडियो है, लंबा वीडियो है, मुझे आधा घंटा में कंप्लीट करना है, तो 2x में लगा दीजिए। 2 गुना में देखिए बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं, पेट्रोलियम और इससे बनने वाले उत्पादों को काला सोना कहा जाता है। देखिए ये भी कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, पेट्रोलियम और इससे बनने वाले उत्पादों को काला सोना कहा जाता है। ठीक है, जैसे डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, मिट्टी का तेल, ये क्या है, एक काला सोना है। आगे बढ़ते हैं, पेट्रोलियम के मुख्य उत्पादक देश हैं ईरान, इराक, सऊदी अरब, कतर एवं अन्य मुख्य उत्पादक देश कौन सा है, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, वेनेजुएला और अल्जीरिया। ये सब पेट्रोलियम के मुख्य उत्पादक देश हैं। भारत में मुख्य उत्पादक क्षेत्र है असम में डिगबोई, मुंबई में बॉम्बे हाई। ये एकदम एज इट इज़ याद कीजिए कि असम के डिगबोई में पेट्रोलियम के उत्पादक क्षेत्र हैं, मुंबई के बॉम्बे हाई में, और कृष्णा और गोदावरी नदी का डेल्टा में भी पेट्रोलियम के उत्पादक क्षेत्र मौजूद हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं, प्राकृतिक गैस के बारे में। प्राकृतिक गैस भी एक जीवाश्म ईंधन का स्रोत है। पेट्रोलियम के निक्षेपों के साथ यह पाया जाता है। यह पेट्रोलियम को धरातल पर लाया जाता है, तब परिष्कृत के परिणाम स्वरूप प्राकृतिक गैस निर्मुक्त होती है। हमने अभी क्या कहा कि जो शुद्ध नहीं होता उसे परिष्करण के फलस्वरूप उसे तैयार किया जाता है, उससे हम क्या बोलते हैं भाई, प्राकृतिक गैस। ठीक है, प्राकृतिक गैस के मुख्य उत्पादक देश कौन कौन सा है भाई, रूस है, नॉर्वे, यूके और नीदरलैंड। ये सारे जो है प्राकृतिक गैस के मुख्य उत्पादक देश हैं। आगे बढ़ सकते हैं, भारत में जैसलमेर, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, त्रिपुरा और मुंबई के कुछ अपतटीय क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस संसाधन है। ठीक है, प्राकृतिक रूप से ये जगह में जो है उपलब्ध है। कहाँ कहाँ, भारत में जैसलमेर, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, त्रिपुरा और मुंबई के अपतटीय क्षेत्र में। ओके, जल विद्युत के बारे में अब हम आगे पढ़ेंगे। जब बांध का इकट्ठा पानी पंप की सहायता से ऊंचाई से नीचे की ओर गिरता है, ये मान लीजिए कोई डैम है या बांध है, यहाँ से अगर पंप की सहायता से अगर नीचे गिरेगा पानी, तो नीचे में मौजूद टरबाइन घूमने लगता है, जिसके सहायता से ब्लेड मोटर को विद्युत उत्पादन के लिए चालित कर देता है। देखिए इसको हम लोग शायद हमने फिगर को भी यहाँ ड्रॉ किया है, आपको नीचे दिखाएंगे। ठीक है, ये टरबाइन को भी बताएंगे। मतलब ऊंचाई से जो पानी गिरता है ना, ऊंचाई से जो पानी गिरता है उस पानी के प्रेशर से नीचे एक टरबाइन रखा हुआ होता है, वो टरबाइन में फैन होता है। उस फैन में जैसे पानी आता है तो टरबाइन जो है तेज़ी से घूमने लगता है,
और जो आगे मोटर होता है वो मोटर भी घूमने लगता है और उस मोटर से बिजली उत्पादन होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं जल विद्युत। विश्व की ऊर्जा का 1/4 हिस्सा जल विद्युत से उत्पादन होता है। इसको तो आप एज इट इज़ याद कर लीजिए, जस का तस आपके दिमाग में छप जाना चाहिए कि विश्व की ऊर्जा का 1/4 हिस्सा जल विद्युत से उत्पादन होता है। मतलब 1/4 मतलब 4 भाग में 1 भाग, 4 भाग में 1 भाग जल विद्युत से उत्पादन होता है विद्युत। विश्व में जल विद्युत के अग्रणी उत्पादक देश कौन कौन सा है? पराग्वे, नॉर्वे, ब्राज़ील और चाइना, ये सब सबसे आगे स्थान रखता है। भारत में कुछ महत्वपूर्ण जल विद्युत केंद्र कौन सा है? भाखड़ा, नांगल, गांधी सागर, नागार्जुन सागर, दामोदर घाटी परियोजना, ये सब जो है जल विद्युत के केंद्र हैं, ठीक है। डैम से भी हम लोग जल विद्युत बनाते हैं, डैम का पानी नीचे आता है, फिर उससे टरबाइन घूमता है, फिर वो मोटर भी घूमता है, घूमने लगता है, फिर उस मोटर से हम लोग विद्युत का उत्पादन करने लगते हैं। सलल जल विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर में है। ये एक तो कभी कभी ऐसे पूछता है कि भाई सलल जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है, सीधे पूछेगा, तो ये कहाँ उत्तर देना है? जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। ओके ओके। अगला है विश्व का पहला जल विद्युत उत्पन्न करने वाला देश कौन सा है? तो नॉर्वे, एज इट इज पूछता है, दिमाग में याद कर लीजिए, विश्व का पहला जल विद्युत उत्पन्न करने वाला देश कौन सा है? नॉर्वे। अगला क्वेश्चन है परंपरागत ऊर्जा स्रोत। अच्छा, परंपरागत ऊर्जा स्रोत तभी हमने बात किया कि भाई वैसा ऊर्जा स्रोत जो पहले से यूज होता आ रहा है उसको हम लोग बोलेंगे परंपरागत, जो हमारा ट्रेडिशनल में है, ठीक है, जो हमारे दादाजी यूज किए थे, मेरे पिताजी यूज कर रहे हैं, आगे हम भी यूज करेंगे। आगे बढ़ते हैं। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत कौन कौन सा हो सकता है? जो हम लोग सदियों से यूज नहीं कर रहे हैं वही गैर परंपरागत है। क्या मेरे दादाजी पवन ऊर्जा का यूज करते थे? नहीं कर पाते थे, क्योंकि उतना उनके पास नॉलेज नहीं था। हो सकता है उस समय की टेक्नोलॉजी वैसी नहीं थी कि पवन ऊर्जा का यूज कर सकें। अभी का टेक्नोलॉजी है तो अभी हम यूज कर पा रहे हैं, मतलब ये एक गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। तो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत में पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा और ज्वारीय ऊर्जा, ठीक है। अब हम लोग क्या सोच रहे हैं कि भाई जो परंपरागत ऊर्जा स्रोत है ना वो अब धीरे धीरे कम हो रहा है। जैसे परंपरागत ऊर्जा स्रोत में कोयला आता है, कोयला के सीमित भंडार हैं, वो कोयला ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए सरकार और बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं जो ये बोल रहे हैं कि भाई जो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है उसका आप ज़्यादा यूज कीजिए, ताकि जो हमारे पास जो सीमित भंडार है जो परंपरागत ऊर्जा स्रोत के, उसको हम बचा सकें और अगली पीढ़ी के लिए कुछ रख सकें, ठीक है। तो सौर ऊर्जा संपूर्ण पृथ्वी में ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है। यह एक गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। इसके उपयोग से परंपरागत ऊर्जा स्रोत और अधिक समय तक चलता रहेगा, जिससे हमारा पर्यावरण की विसंगतियों में कमी लाया जा सकता है। देखिए, हाँ मानते हैं अभी के टाइम में सौर ऊर्जा थोड़ा सा खर्चीला होता है कि अगर उस सौर पैनल अगर लगाएंगे तो भी जो इलेक्ट्रिसिटी जो हम लोग ऐसे जो घरों में आता है उसके अपेक्षा थोड़ा खर्च आपको वन टाइम ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, ये हमारे इको फ्रेंडली में आता है सौर ऊर्जा, कि भाई इससे हमारे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं है, ठीक है। सूर्य का जो ऊर्जा है उससे हम अपना विद्युत उत्पादन कर रहे हैं, उससे हमारा घर में लाइट आएगा, तो ये सरकार भी बढ़ावा दे रही है। आगे बढ़ते हैं। पवन ऊर्जा वैसी ऊर्जा जो पवन चक्की की सहायता से पवनों द्वारा उत्पन्न किया जाता है, पवन ऊर्जा कहलाता है। ये एक असमाप्य ऊर्जा के साथ साथ गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत भी है। मतलब असमाप्य मतलब ये कभी समाप्त नहीं होगा, पवन तो चलती रहेगी जब तक पृथ्वी है। सौर ऊर्जा भी, वो भी एक असमाप्य ऊर्जा स्रोत है कि भाई वो भी कभी समाप्त नहीं होगा, है ना। पृथ्वी में अगर सनलाइट आ रहा है दैट्स मीन वो भी एक समाप्त होने वाली नहीं है, तब भी उसका ऊर्जा स्रोत का हम लोग यूज कर पाएंगे, प्रयोग में ला पाएंगे। इसके उपयोग से विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। किसके उपयोग से? पवन चक्कियों के माध्यम से। सम सिस्टम वही है जैसे हमने अभी पढ़ा कि जल विद्युत जो है जब ऊंचाई से पानी गिरता है तो नीचे में जो टरबाइन रखा जाता है वो टरबाइन घूमने लगता है। वो टरबाइन किससे कनेक्ट होता है? मोटर से। फिर मोटर घूमने लगता है और मोटर से बिजली उत्पादन होता है। वैसा ही सेम सिस्टम इसमें भी होता है पवन चक्कियों में। ओके। पवन फार्म नीदरलैंड, डेनमार्क, यूके, जर्मनी, यूएसए तथा स्पेन में पाए जाते हैं। देखिए, कुछ कुछ ऐसे कंट्री हैं जहाँ पवनें मतलब हवाएं तेज गति से चलती है, तो पवन चक्की का लाभ वहाँ ज़्यादा मिलता है। ओके। उसके बाद आता है परमाणु ऊर्जा।
परमाणु ऊर्जा प्राकृतिक तौर से प्राप्त रेडियो सक्रिय पदार्थ जैसे यूरेनियम, थोरियम की केंद्रक में संग्रहित ऊर्जा से प्राप्त की जाती है। ये पदार्थ नाभिकीय रिएक्टरों में नाभिकीय विखंडन से गुजरते हैं और उत्सर्जन ऊर्जा की प्राप्ति होती है। देखिए, पवन ऊर्जा भी हम लोग क्या पहले से यूज करते हैं? नहीं। तो पवन ऊर्जा को भी हम एक गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के अंदर रख सकते हैं। ठीक है, जो हम लोग पहले से यूज नहीं करते हैं तो वो क्या होता है? एक गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। तो परमाणु ऊर्जा जो है प्राकृतिक तौर से प्राप्त रेडियो सक्रिय पदार्थ जैसे यूरेनियम और थोरियम के केंद्रक में संग्रहित ऊर्जा से प्राप्त की जाती है। परमाणु ऊर्जा जो है इसके जो केंद्रक में मौजूद होता है ना, वहाँ से परमाणु ऊर्जा को जनरेट किया जाता है, निकाला जाता है। ये पदार्थ नाभिकीय रिएक्टरों में नाभिकीय विखंडन से गुजरते हैं और उत्सर्जन ऊर्जा की प्राप्ति होती है। ओके, परमाणु ऊर्जा के सबसे बड़े उत्पादक देश कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसे हम यूएसए कहते हैं। एक बार फिर हम रिपीट कर रहे हैं कि यूएसए का कैपिटल कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। ओके, यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका है। अगला है भारत में राजस्थान और झारखंड के पास यूरेनियम की विशाल निक्षेप हैं। देखिए, भारत में कहाँ है? राजस्थान और झारखंड में यूरेनियम के विशाल निक्षेप मौजूद हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है कि थोरियम विशाल मात्रा में केरल के मोनाजाइट बालू में पाए जाते हैं। ये जो चीज़ें हैं ना, ये एक संभाव्य ऊर्जा स्रोत है। कौन सा? ये वाला। मतलब ऐसी टेक्नोलॉजी अभी डेवलप नहीं हो पाई है कि हम इसका यूज कर सकें। ठीक है, अभी टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, प्रौद्योगिकी, तो धीरे धीरे हम इसका यूज आगे कर पाएंगे। भारत में विस्तृत परमाणु ऊर्जा के केंद्र, ये एज इट इज पूछा जाता है। इसको हमने टेबल फॉर्म में एकत्रित किया है, देख लीजिए। तमिलनाडु में क्या है? कलपक्कम। महाराष्ट्र में क्या है? तारापुर। राजस्थान में क्या है? कोटा के निकट राणा प्रताप सागर। उत्तर प्रदेश में क्या है? नरोरा। कर्नाटक में क्या है? कैगा। तो ये पूरा याद कर लीजिए। आप ट्रिक से कीजिए, कैसे भी कीजिए, लेकिन आपको याद करना है। तमिलनाडु में क्या है? कलपक्कम। महाराष्ट्र में क्या है? तारापुर। राजस्थान में क्या है? राणा प्रताप सागर। उत्तर प्रदेश में क्या है? नरोरा। कर्नाटक में क्या है? कैगा। ठीक है, ये है क्या है? परमाणु ऊर्जा के केंद्र हैं। उसके बाद आता है भूतापीय ऊर्जा। ताप ऊर्जा जो पृथ्वी से प्राप्त की जाती है भूतापीय ऊर्जा कहलाती है। ओके, पृथ्वी के अंदर गहराई के बढ़ने से लगातार ताप में वृद्धि होती जाती है। कभी कभी यह तापमान ऊर्जा भू सतह पर गर्म जल के झरनों के रूप में प्रकट होती है। यह ताप ऊर्जा शक्ति उत्पादन करने में की जा सकती है। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका में विश्व का सबसे बड़ा भूतापीय ऊर्जा संयंत्र है। इसके बाद न्यूजीलैंड, आइसलैंड, फिलीपींस और मध्य अमेरिका में है। ये कैसे होता है? जैसे हम लोग क्या पढ़े अभी अभी कि पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है वो 3 भागों में है। सबसे पहले क्या है? ऊपर पट्टी, फिर मेंटल, फिर उसके बाद कोर। तो पृथ्वी के अंदर जितना हम चलते जाएंगे ना, वो उतना धीरे धीरे अंदर में आग का गोला है, पूरा एकदम गर्म अवस्था में। मतलब अंदर जितना जाएंगे उतना हीट ज़्यादा मिलेगा। तो भूतापीय ऊर्जा स्रोत कैसा है भाई कि अंदर की गहराई से जब टेम्परेचर वृद्धि होती है ना, तो वो कभी कभी तापमान ऊपर में आ जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं गर्म झरना। मतलब गर्म जल निकलता है कई कई ऐसे झरने से, जैसे हमारे झारखंड में भी है ना, तो उसको बोलते हैं गर्म जल के झरना। तो उससे भी जो है हम उस ताप से हम लोग जो है शक्ति का उत्पादन कर सकते हैं। ओके, इसके मामले में जो है यूएसए सबसे बड़े मतलब भूतापीय ऊर्जा संयंत्र उसके पास अवेलेबल है। भारत में भूतापीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ कहाँ है भाई? हिमाचल प्रदेश में मणिकरण और लद्दाख में पुगा घाटी। कहाँ पर? पुगा घाटी। एज इट इज याद कर लीजिए। कहाँ कहाँ? हिमाचल प्रदेश में मणिकरण और लद्दाख में पुगा घाटी। ठीक है, टेस्ट कभी भी होगा तब हम पूछेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। भूतापीय ऊर्जा से खाना बनाना, ऊष्मा प्राप्त करना और नहाना। देखिए, जो जिसमें गर्म जल निकलता है जिस झरने से,
उस गर्म जल से हम क्या क्या कर सकते हैं, एक तो नहा सकते हैं, दूसरा क्या सकते हैं ऊष्मा प्राप्त कर सकते हैं, हीट प्राप्त कर सकते हैं उससे, तीसरा उस गर्म पानी से हम लोग खाना भी बना सकते हैं। अगर चावल उसमें डाल देंगे ना तो हमारा क्या हो जाएगा, उसमें खाना भी पक जाएगा। ओके, आगे बढ़ सकते हैं। अब आगे हमारा है ज्वारीय ऊर्जा। ज्वार से उत्पन्न ऊर्जा को ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। ज्वार से जो शब्द है वो आप जैसे ही सुने तो मुझे ये समझ में आ रहा होगा कि इस वर्ड से आप पहले परिचित होंगे। जो समंदर में जो ज्वार भाटा आता है ये वही ज्वार है, ठीक है। इस ऊर्जा का विदोहन समुद्र के संकरे मुहाने बांध के निर्माण से किया जाता है। उच्च ज्वार के समय के ज्वारों की ऊर्जा का उपयोग बांध में स्थापित टरबाइन को घुमाने में किया जाता है। सेम इसको हम समझ सकते हैं कि जल विद्युत का उत्पादन जैसे करते हैं वैसे ही है, ठीक है। जब समंदर में जब ज्वार भाटा आता है तो वो ज्वार के कारण वो पानी सतह में अंदर प्रवेश कर जाता है। फिर जब ज्वार ख़त्म हो जाता है तो अंदर का पानी फिर बाहर निकलेगा। तो जैसे अंदर का पानी बाहर निकलेगा तो उससे जो है वहाँ टरबाइन लगा रहेगा, फिर उस पानी से वो टरबाइन घूमेगा, फिर मोटर के थ्रू से सेम सिचुएशन जो जल विद्युत में हमने पढ़ा वैसे इसमें भी विद्युत उत्पादन शुरू हो जाएगा। ज्वारीय मिल के क्षेत्र है रूस, फ्रांस, भारत में स्थित कच्छ की खाड़ी, ठीक है। उसके बाद आता है बायोगैस। जैविक अपशिष्ट जैसे मृत पौधे, मृत जीव व जंतु के अवशेष, पशुओं का गोबर, रसोई का अपशिष्ट इत्यादि का उपयोग गैसीय ईंधन के रूप में किया जाता है। इसे बायोगैस कहते हैं। जैविक अपशिष्ट बैक्टीरिया द्वारा बायोगैस यंत्र में अपघटित होते हैं। अपघटित मतलब उसका रूपांतरण होता है, मतलब कन्वर्टेशन होता है, ठीक है, जो कि अनिवार्य रूप से मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है। ये भी पूछा जाता है, इसलिए हमने इसको हाईलाइट कर दिया है कि बायोगैस जो है किसका किसका मिश्रण होता है। तो सीधे आपको क्या बोलना है कि भाई मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का वो मिश्रण होता है। बायोगैस खाना पकाने में, विद्युत उत्पादन में, जैव खाद्य का निर्माण करने में किया जाता है। यह बहुत खर्चीला होता है, ठीक है, इसलिए बायोगैस संयंत्र जो है बहुत कम देखे होंगे। हमारे टाइम में जब मैं बचपन में था तो मैंने देखा था एक हमारे पड़ोसी के घर में गैस जो है संयंत्र लगाया गया था। गोबर का पानी उसमें डाल डाल के फिर वो गैस का फॉर्म ले लेता था, फिर उसमें मीथेन निकलता था, उस मीथेन से खाना बनता था, ठीक है। लेकिन वो ज़्यादा दिन चला नहीं, कुछ दिन चला फिर उसके बाद वो बंद हो गया। ये कुछ फिगर हमने लिया है जिससे आप समझ सकते हैं कि कैसे विद्युत उत्पादन होता है। ये जो है परमाणु ऊर्जा कैसे निकलता है। यहाँ पर जो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जो विखंडन के द्वारा ऊष्मा की प्राप्ति होती है। फिर ये ऊष्मा देखिए, ये ऊष्मा ये नाभिकीय रिएक्टर है ना, यहाँ पर विखंडन हुआ, फिर ये गर्म जल के यहाँ जाता है, फिर यहाँ से इधर ऐसे भाप के रूप में टरबाइन के पास आता है, और उसी टरबाइन फिर ये घूमने लगता है, फिर इससे जनरेटर कनेक्ट है, फिर ये जनरेटर भी घूमता है, तब जाके इसी जनरेटर की सहायता से फिर यहाँ हमारा विद्युत उत्पादन शुरू हो जाता है। ओके, सेम वही सिचुएशन है। संसाधन और विकास, निम्न ज्वार भाटा का उपयोग विद्युत उत्पन्न करने में होता है। हमने वही देखा कि टरबाइन घूमना चाहिए, टरबाइन जब घूमेगा तो ऑटोमेटिक से क्या होगा भाई, विद्युत उत्पादन शुरू हो जाएगा, ठीक है। यहाँ दो स्थिति दिखाया गया है, उच्च ज्वार इधर है, निम्न ज्वार इधर है। तो उच्च ज्वार से निम्न ज्वार की ओर आएगा या निम्न ज्वार से उच्च ज्वार की ओर आएगा, ठीक है। मतलब जहाँ जैसे हम लोग अभी नहीं पढ़े कि भाई ऊंचाई से जो पानी गिरता है आके वो उतना प्रेशर में आके टरबाइन को घुमाता है, तब जाके विद्युत उत्पन्न होती है। तो सेम सिचुएशन इसमें भी वही है। पानी जब समुद्र का पानी अंदर आ गया तो फिर जब वो बाहर निकलेगा, तो जब बाहर निकलेगा तो वो टरबाइन घूमेगा, जब टरबाइन घूमेगा तो विद्युत उत्पादन शुरू हो गया। सेम सिचुएशन। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या है, भूतापीय ऊर्जा। अभी हमने बात किया ना कि भूतापीय ऊर्जा के बहुत सारा फायदा है। एक तो शक्ति उत्पादन में करने में किया जाता है, उसका हम लोग नहाने में उसका यूज कर सकते हैं। यहाँ फिगर में दिखाया गया, कितना बारीकी से देखिए भूतापीय ऊर्जा, ठीक है। पृथ्वी के अंदर जितना हम लोग अंदर जाते हैं, पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ता जाता है। फिर वो टेम्परेचर जब ज़्यादा हो जाता है तो वो पृथ्वी की सतह में निकलने लगता है, जिसको हम लोग गर्म जल का झरना बोल सकते हैं, ठीक है ना। दरार पड़ जाता है, देखिए प्राकृतिक दरार।
उससे हम लोग क्या, यहाँ देखिए एक कुआं के तौर पर यहाँ से पाइपलाइन के थ्रू से निकालते हैं, फिर भाप आता है, फिर इससे टरबाइन घूमता है, फिर जनरेटर घूमता है, फिर विद्युत उत्पादन शुरू होता है। सम ये अध्याय हमारा यहाँ पर समाप्त हो गया। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ये पूरा 1 घंटा हो चुका है। हाँ, 1 घंटा हो चुका है। और अगर आप इस वीडियो को स्पीड में देखेंगे तो आप यूट्यूब में वो फैसिलिटी अवेलेबल है कि आप उसको 1 गुना 2 गुना कर लीजिए, इंक्रीज कर लीजिए और इसको सुनिए। बाकी नोट्स को आप हैंड रिटन में लिख सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं लिख सकते हैं तो उसको प्रिंट आउट निकाल के आप बार बार रीड कीजिए। आपको NCERT पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए तैयारी करते रहिए। बाय।